स्टॉक इन ट्रेड जब डिस्ट्रॉय हो रहा है ये सब में, तो आपको टैक्स कौन से हेड में लगेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो रही है, मशीनरी इज अ डेप्रीशिएबल असेट, एंड ट्राई टू रिकलेक्ट, जब भी डेप्रीशिएबल असेट जाएगा तो जो भी गेन या लॉस होता है दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। याद आया? एंड जो गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग है वो कैपिटल असेट भी है, तो उस पे आपको टैक्स लगेगा नॉर्मली। सो 180 आपको मिला है, एंड उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बराबर? चलो, अब अपन वापस से जाते हैं एग्जम्पशंस के ऊपर। ध्यान देना, अब एग्जम्पशंस के अंदर 54D वाला जो एग्जम्पशन है वो अपना बाकी है डिस्कस करना। अब 54D जो है, क्या दिया है उसमें? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इजी है। पहले तो ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? ऑल असेसीज, सबको अप्लाई होता है ये प्रोविजन। क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन। कौन सी चीज का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग का। और ये जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो यूज हो रही थी एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब क्या? समझो कि आपके पास एक फैक्ट्री था, आपने एक लैंड परचेज किया, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाया, तो इट इज योर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एंड अभी वही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो आपको गेन आएगा विच कैन बी आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नाउ हाउ गेन कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? So understand, you are using this land and building for the purpose of business and profession. Now building is used for business. So if it is used for business, it becomes a depreciable asset. And whenever there is a transfer of depreciable asset, gain or loss is always short term. तो बिल्डिंग तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा ये वाले केस में। लैंड कैन बी बोथ, और इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स। उसके लिए तो आपको होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा क्या है। अब अगर आपका, समझो एक फैक्ट्री था जहां पे आपके पास लैंड थी और उसके ऊपर बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई हुई थी, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो चुका है, अगर आपको टैक्स बचाना है तो यू इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करो? अनदर लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो जो यूज होने वाला है एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो यूज होने वाला है एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वहां पे इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया, हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे कितना अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर। कितने टाइम में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो जो आप यूज करोगे एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब आपको लॉक इन पीरियड आ चुका है, कितने ईयर्स का है? एंड इफ ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। सो ये किसकी तरह हो गया पता चल रहा है? 54 की तरह, पहला सेक्शन। बहुत इजी प्रोविजन है ये सेक्शन 54D। एक बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 54D में और कुछ भी नहीं है डिस्कशन का, इतना ही प्रोविजन है, ये कॉपी कर लीजिए। लास्ट प्रोविजन डिस्कस करते हैं 54F, और फिर ये पांचों सेक्शन का अपन समरी बना लेंगे, ठीक है? चलो ध्यान देना। सेक्शन नंबर 54F। अब ये जो सेक्शन है 54F, ये सेक्शन एप्लीकेबल है इंडिविजुअल को या फिर HUF। दो ही लोगों को ये सेक्शन अप्लाई होता है, या तो इंडिविजुअल या तो HUF।
इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, कोई भी टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। नाउ इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड, तो जो भी गेन आएगा वो भी तो लॉन्ग टर्म ही होगा ना, बिकॉज असेट इज लॉन्ग टर्म, तो गेन इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म। कोई भी कैपिटल असेट आपने अगर ट्रांसफर किया विच इज लॉन्ग टर्म, अब अगर आपको टैक्स बचाना है, क्या करो? पैसा इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करो? आइदर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक हाउस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो, और इसी रीजन के वजह से यहां पे क्या लिखा है पता है? एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्यों एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज इफ इट इज हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, तो कहने से सेक्शन नंबर 54 बनाया ही गया है। इफ इट इज हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन नंबर 54 है ही। बट इफ इट इज एनी अदर असेट एंड हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर आप लोगों को 54F यूज करना है। सो 54F जो है वो क्या बोल रहा है कि ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल को एंड एचयूएफ को। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इट इज एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो आप क्या करो? पैसा इन्वेस्ट। क्या करो? पैसा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करो कहां पे? आइदर परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब परचेज और कंस्ट्रक्ट करना है तो क्वेश्चन क्या आता है? टाइम लिमिट क्या होगी? टाइम लिमिट सेम एज सेक्शन 54। इसका मतलब परचेज करने के लिए बैकवर्ड टाइम लिमिट 1 ईयर, फॉरवर्ड टाइम लिमिट 2 ईयर, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स। बैठा दिमाग में? अब है ना, ये सम में, ये सेक्शन में, सॉरी, ये सेक्शन में एक ही पॉइंट है जो शायद आप लोगों को याद नहीं रहेगा। ध्यान से समझना पॉइंट क्या है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो, यानी से आपको एग्जम्पशन मिलता है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं नीचे। समझो आपने कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड, एंड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज नॉट अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड। FVOC on transfer of asset is 100 lakhs. Transfer expenses 2 lakhs. 98 lakhs is a net consideration. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि वो डिपेंड करेगा असेट कब इंडेक्सेशन मिलता भी है और नहीं भी मिलता। समझो कि सब मिला के 18 लैक्स है। 80 लैक्स इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमने क्या पढ़ा था कि समझो आपने ये कोई भी असेट बेचा है, एग्जाम्पल शेयर्स बेचे, डिबेंचर्स बेचे, गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचा, कोई भी असेट बेचा। बस एक असेट नहीं बेचा है, वो कौन सा है? बिकॉज इफ इट इज रेसिडेंशियल हाउस एंड रेसिडेंशियल हाउस, तो फिर 54 आ ही जाएगा ना वहां पे। तो उसको हटा दो, रेसिडेंशियल हाउस को हटा दो। उसके अलावा जो भी असेट्स है वो ट्रांसफर किए, एंड देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 80। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? थोड़ा सा याद करो कि अब आप इन्वेस्ट करो। समझो आपने इन्वेस्ट 70 किया, कैन आई से यू विल गेट एग्जम्पशन ऑफ 70। अगर आपने इन्वेस्ट 90 किया तो 80 मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन इज कैन आई से 80। बट अब है ना, अब वो पॉइंट ये सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में है, ध्यान से समझना।
ये सेक्शन में क्या लिखा है कि आपने ये जो असेट ट्रांसफर किया है, ये असेट ट्रांसफर करने से, ये असेट ट्रांसफर करने से आप लोगों को ध्यान से सुनना, ये असेट ट्रांसफर करने से आपको जेब में कितना पैसा आया है। तो जेब में मैं बोल सकता हूं 98 लैक्स आया है। 100 लैक्स का असेट मिला, 2 लाख तो खर्चा हो गया तुरंत ही, तो कहने से 98 लैक्स का क्या है, इनफ्लो है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है पता है, कि अगर आपको 80 लैक्स का एग्जम्पशन चाहिए, 80 लैक्स का, आप एक काम करो, आप इन्वेस्ट करो 98 लैक्स। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, जितना पैसा आया आपके जेब में, जितना पैसा है ये असेट में बेचने से, पूरा इन्वेस्ट कर दो या उससे ज्यादा करो। इफ यू इन्वेस्ट एंटायर नेट कंसिडरेशन और अमाउंट मोर देन नेट कंसिडरेशन, इफ यू इन्वेस्ट एंटायर नेट कंसिडरेशन और अमाउंट मोर देन नेट कंसिडरेशन, या तो 98 या तो 98 से ज्यादा। अगर आप 98 इन्वेस्ट करोगे या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, क्या हो जाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा 80 लैक्स। सर अगर हमने 98 नहीं इन्वेस्ट किया और 90 लैक्स किया तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलेगा। क्या मिलेगा? So it is like if you invest 98, you claim exemption of 18. Now, if suppose amount invested is 90, तो you cross multiply. गया भेजे में। चलो अपन एग्जांपल में वही लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया कहां पे, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, कितने की, 90 लैक्स। अब अगर आपने 90 लैक्स की खरीदी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहां से आप एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F माइनस करोगे। पहले ना इसी चीज को अपन फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। क्या हुआ? बराबर, इन्वेस्ट किया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 90 लैक्स आया, बराबर 90 लैक्स का अपन ने प्रॉपर्टी खरीदा, दिख रहा है ना। नाउ यू विल गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अब अगर तुम 98 लैक्स इन्वेस्ट करते तो 80 लैक्स का एग्जम्पशन होता। आप 90 लैक्स कर रहे हो तो एग्जम्पशन कितना, यानी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट को साइड में रखो, लेट अस कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ फॉर्मूला। व्हाट इज 80 लाख रुपीज? 80 lakh rupees is, can I say, long term capital gain. Multiply by what? 90 lakhs. What is 90 lakhs? Amount invested. And divide by 98 lakhs. What is 98 lakhs? Net consideration. बोलो समझा? So it is 80 lakhs multiply by 90 lakhs divide by 98 lakhs. ये आपका एग्जम्पशन हो जाएगा और बैलेंस जो भी अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपके साइड से बस ये सेक्शन में वही गलती होती है कि आपको ये एग्जम्पशन का पॉइंट याद नहीं रहता है, क्योंकि अपन ने सारे सेक्शन में वही पढ़ा है कि इन्वेस्ट अगर 90 किया एंड गेन अमाउंट इज 80, योर एग्जम्पशन इज 80। ये सेक्शन में याद रखना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। बैठा दिमाग में? अब फ्रेंड्स, अब ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, फॉर्मूला समझा सबको? अब ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड जो है ना, इन्वेस्टेड, ये आपको मैक्सिमम 10 करोड़ ही लेना पड़ेगा। गलती मत करना, इन दिस सेक्शन exemption is not maximum 10 crores, amount invested is maximum 10 crores। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी, वो लोग भाषण देते रहते हैं ना, सब लोग कोई टैक्स का नॉलेज बताते रहते हैं, उसमें एक जन ने बोल दिया कि exemption is 10 crores। अंडरस्टैंड, योर exemption is not maximum 10 crores, अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो मैक्सिमम 10 करोड़ है। 54 जो पढ़ा था ना मैंने आपको, पहला सेक्शन,
उसमें एग्जम्पशन इज मैक्सिमम 10 करोड़। 54 ईसी में मैक्सिमम एग्जम्पशन इज 50 लैक्स। यहां पे आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन नहीं है, अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम 10 करोड़ से लेना है। समझा? तो आप अगर नया घर 12 करोड़ का खरीद रहे हो ना, 12 करोड़ का, तो while applying this formula you will take 10 crores. Your exemption is not 10 crores, हाँ, वो ध्यान में रखना। और अब इस पे क्या आ जाएगा बोलो? लॉक इन पीरियड कितना? 3 इयर्स। एंड अगर 3 इयर्स के अंदर ही ट्रांसफर हो गया, इफ ट्रांसफर्ड विद इन 3 इयर्स, समझना, कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल। मतलब ये किसकी तरह हो रहा है पता है? 54 ईसी की तरह। कैपिटल गेन्स अलग से कैलकुलेट करो ऑन हाउस प्रॉपर्टी, एंड एग्जम्पशन जो अमाउंट था उसको क्या कर देना? टैक्स कर देना। बोलो, पहले इतना समझा? सो पहले तो 54F जो प्रोविजन है किसको अप्लाई होता है? इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल एंड HUF अगर ट्रांसफर करेंगे क्या? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको टैक्स बचाने का है तो इन्वेस्ट करो। कहां पे? आइदर परचेज और कंस्ट्रक्ट क्या? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। टाइम लिमिट सेम एज 54। एंड जैसे ही तुम इन्वेस्ट करोगे यू विल गेट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। अमाउंट इन्वेस्टेड इज मैक्सिमम 10 करोड़। लॉक इन पीरियड आ जाएगा कितना है? 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। एंड 3 साल के अंदर बेच दिया तो आप बॉन्ड, ये अपना असेट के ऊपर अलग से कैलकुलेशन करो, और जितना आपने एग्जम्पशन लिया था वो टैक्स कर दो। लो, ये समझा? सुनो अभी। अब ये जो प्रोविजन है ना, इसके अंदर कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं। बोलो क्या है? अब एग्जाम में एडिशनल कंडीशंस को कभी टारगेट नहीं किया जाता है। अगर एडिशनल कंडीशंस के बारे में कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में, तो हम मान लेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब आपको ये कुछ चेक नहीं करना है फिर। अब इसमें समझने जैसा कंडीशन पहला वाला है। सेकंड और थर्ड, तीन एडिशनल कंडीशन है। सेकंड और थर्ड एडिशनल कंडीशन बहुत इजी है। समझने जैसा वाला फर्स्ट ही है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ध्यान से सुनो। assessee should not own more than one residential house property in India, or more than one residential house property, sorry, more than one residential house property, excluding property purchased in 1 year before option. Assessee should not own more than one residential house property, excluding property purchased in 1 year before option. कंडीशन देखो क्या लिखा है? असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, excluding the property purchased in 1 year before option. This more than one house property on the date of transfer. मतलब जिस दिन आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो, यू शुड नॉट बी ओनर ऑफ
मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल लेते हैं। समझो आपके पास गोल्ड है, गोल्ड, और आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, जीरो हाउस प्रॉपर्टी है। आपने ये गोल्ड क्या किया, ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया, 10 जनवरी 2025। 10 जन 2025 को आपने गोल्ड ट्रांसफर किया, एंड उस दिन पे आपके पास एक भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है पहले से। आपने गोल्ड बेचा। अब कहने से जो फॉरवर्ड 2 इयर्स है, ये टाइम पे आपने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। क्या हम आपको 54F के अंदर एग्जम्पशन देंगे, तो आंसर इज यस, मिलेगा। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल। 10 जनवरी 25 को आपके पास गोल्ड है एंड जीरो हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी जीरो नहीं, अभी वन, एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास। मतलब अभी मेरे हाथ में समझो गोल्ड भी है और हाउस प्रॉपर्टी भी है। मैंने ये गोल्ड ट्रांसफर किया, गोल्ड, और मैंने यहां पे एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी एग्जम्पशन लेने के लिए। 2 साल में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। बोलो, क्या मुझे 54F का एग्जम्पशन मिलेगा? मिलेगा, 54F का एग्जम्पशन मिल जाएगा। चलो थर्ड केस। 10 जनवरी 2025, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास पहले से ही दो हाउस प्रॉपर्टी है। मैंने गोल्ड क्या किया है, ट्रांसफर। सुनो अभी है बराबर से। अब क्या हुआ था, मेरे पास ये जो दो हाउस प्रॉपर्टी है ना, दो, मैंने पिछले एक साल में, एक 1 ईयर में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, एक, और उसके पहले से मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी था। सो पहले से एक था, लास्ट एक साल में एक खरीदा था। ये क्यों खरीदा था पता है, ये वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गोल्ड बेचने वाला हूं। पता है ना, अपने को सेक्शन बोलता है बैकवर्ड 1 ईयर में खरीदा होगा तो भी चलेगा। ऊपर वाले जो दो एग्जाम्पल है उसमें लास्ट 1 ईयर का कोई प्रॉपर्टी था ही नहीं। उसके पहले से ही आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था। लास्ट 1 ईयर में कुछ नहीं खरीदा है। अब ये वाले केस में क्या हुआ है, तो ये वाले केस में आपने एक प्रॉपर्टी आपके पास पहले से था, और दूसरा प्रॉपर्टी आपने लास्ट 1 ईयर में खरीदा है। 10 जनवरी 25 को आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। आपने ये लास्ट 1 ईयर वाली प्रॉपर्टी खरीदी क्यों है, पहले मुझे वो बताओ ना। क्योंकि आपको पता है गोल्ड लेना था। मतलब दिस प्रॉपर्टी इज परचेस्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन। नाउ इफ फ्रॉम दिस वन, ये जो एक प्रॉपर्टी है, इफ यू विल क्लेम एग्जम्पशन अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के सामने एग्जम्पशन ले लोगे, तो फिर उसके अलावा कितनी बची? एक ही बची ना। तो क्या आप 54F में एग्जम्पशन ले सकते हो? यस। जिसके सामने एग्जम्पशन लेने वाले हो ना, वो प्रॉपर्टी को हटा दो। देखो ना क्या लिखा है, assessee should not own more than one residential house property on the date of transfer, excluding property purchased in 1 year before option, excluding property purchased in। सो समझो, ये प्रॉपर्टी के सामने तो आप एग्जम्पशन लेने वाला है, उसको हटाना, क्योंकि वो तो एग्जम्पशन वाली प्रॉपर्टी है। उसके अलावा कितनी है आपके पास? गया भेजे में। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। 10 जनवरी 2025 को आपके पास गोल्ड है प्लस 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। आपने गोल्ड ट्रांसफर किया, और आपने लास्ट 1 ईयर में ही है ना ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी। लास्ट 1 ईयर में ही दो खरीदी है, तो अब मिलेगा एग्जम्पशन। दो में से एक के सामने एग्जम्पशन ले लोगे,
जिसके सामने एग्जाम्शन लोगे उसको हटाओ, उसके अलावा कितनी बची? क्या करोगे? मिलेगा एग्जाम्शन। बैठा दिमाग में? और एक एग्जाम्पल, आपके पास गोल्ड है और आपके पास 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, गोल्ड ट्रांसफर किया, लास्ट 1 ईयर में ही 3 हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, लास्ट 1 ईयर में। बोलो मिलेगा एग्जाम्शन? आप अगर एग्जाम्शन लेने जाओगे तो किसके सामने लोगे? एक, और उसके सामने एग्जाम्शन ले लोगे तो बची कितनी? 2, तो मोर देन 1 हो गया ना वहां पे, तो आपको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। बैठा दिमाग में? तो क्या कंडीशन है? assessee should not own more than one residential house property on the date of transfer, excluding property purchased in 1 year before option, excluding property purchased in 1 year before option। बैठा दिमाग में? जिस दिन आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब जब तुम ये काउंटिंग कर रहे हो एक प्रॉपर्टी का, अगर आपने लास्ट 1 साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जस्ट टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, देन एक्सक्लूड दैट प्रॉपर्टी, एक्सक्लूडिंग सच प्रॉपर्टी यू शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस। सी, गवर्नमेंट का पूरा पर्पस बहुत क्लियर है भाई, अगर तेरे पास पहले से ही 3-3 4-4 प्रॉपर्टी है ना, तो तू अफोर्ड कर सकता है टैक्स पे करना। हम तो ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी। सेकंड कंडीशन, असेसी शुड नॉट परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। Assessee should not purchase another residential house property on the date of transfer. And third, assessee should not construct another residential house property from the date of transfer। मतलब क्या? एक प्रॉपर्टी आपने एग्जम्पशन लेने के लिए कर दिया, ठीक है, अभी नया प्रॉपर्टी है ना, 2 साल तक खरीदना नहीं। तेरे को एग्जम्पशन मिल गया ना, तो अभी 2 साल तक तू नया प्रॉपर्टी खरीदना नहीं, और 3 साल तक नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट मत करना। अगर तूने कर दिया, अगर तूने 2 साल में और 3 साल में ये कर दिया, क्या हो जाएगा पता है? आपको एग्जम्पशन जो मिला था ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जम्पशन। अब तुम अगर फर्स्ट कंडीशन देखोगे ना, फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन आपको चेक करनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओनली। ये जो कंडीशन है वो आपको चेक करनी है ऑन द डेट ऑफ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं, ये तो कहने से आपको ट्रांसफर के वक्त ही पता चल जाएगा। बट ये जो कंडीशन है ना, सेकेंड और थर्ड, ये डिपेंड करती है फ्यूचर ईयर्स पे, उसका हमें आज पता नहीं चलेगा। अब फ्यूचर ईयर्स पे क्या होगा, फ्यूचर ईयर्स में क्या होगा वो आज नहीं पता है। तो आज शायद आपने एग्जम्पशन ले लिया होगा और कल उठ के जाके आप सेकंड प्रॉपर्टी परचेज कर लो विद इन 2 ईयर्स, या थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर लो विद इन, तो फिर क्या हो जाएगा पता है? आपको जो एग्जम्पशन मिला था ना वो एग्जम्पशन टैक्सेबल होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? इसमें मुझे एग्जम्पशन को टैक्सेबल करने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट वाले में। क्यों? अरे मिलेगा ही नहीं एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। बोलो समझा? गया ये भेजे में गया? तो एक मिनट समझो, कितनी एडिशनल कंडीशंस हैं? assessee should not own more than one residential house property on the date of transfer, excluding property purchased in 1 year before option। इसका मतलब क्या? लास्ट 1 साल में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जस्ट टू क्लेम एग्जम्पशन, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर दो? हटा दो, उस प्रॉपर्टी को हटा दो, और उसके अलावा आपके पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
And assessee, second additional condition, assessee should not purchase another residential house property for a period of 2 years from the date of transfer, and he should not construct another residential house property for a period of 3 years from the date of transfer. गया भेजे में. चलो अब ध्यान देना, कितने सेक्शंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे? 5. 54. हाँ, अभी मैं 54F लिख रहा हूं पहले, फिर 54B एंड 54D. ये 5 सेक्शंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए. 5 सेक्शन में पहला ही पॉइंट, असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एंड ऑल असेसी, इंडिविजुअल एंड ऑल असेसी. बराबर. क्या ट्रांसफर होना चाहिए? ट्रांसफर कौन सा असेट होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, और बोथ. 54F में एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, पर आगे इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 years. बराबर. बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और बाय HUF, मेंबर ऑफ HUF. और लास्ट में क्या होना चाहिए? लैंड या बिल्डिंग जो यूज हो रहा है एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और जिसका हुआ है कंपलसरी एक्विजिशन. बोलो, समझाइए. तो ये असेस ही होना चाहिए. नेक्स्ट, असेट कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए? नेचर ऑफ गेन क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ गेन, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. देखो, 54B में भी लॉन्ग टर्म ही होगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि 2 साल के लिए लैंड यूज होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो फिर वो लॉन्ग टर्म ही होने वाला है. अब इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्वेस्ट कौन से असेट में करना है? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. इधर इन्वेस्ट करना है इन बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. बराबर. थर्ड में इन्वेस्ट करना है वापस से वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. नेक्स्ट में एग्रीकल्चरल लैंड, एंड यहां पे लैंड और बिल्डिंग जो यूज होगा फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. बोलो, ये समझा? तो ये इन्वेस्ट करना है. क्वेश्चन क्या आ रहा है? कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? तो फर्स्ट के केस में परचेज में 1 year बिफोर, 2 years आफ्टर. कंस्ट्रक्शन में 3 years आफ्टर. टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट 6 months. यहाँ पे सेम एज 54F है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 years और यहाँ पे 3 years. बैठा दिमाग में? अच्छा, जैसे ही इन्वेस्ट किया यू विल गेट एग्जम्पशन. कितना? अमाउंट इन्वेस्टेड और विच एवर इज लोअर.
समझा? पहले इतना समझा, मैक्सिमम 10 करोड़। सेकंड में अमाउंट और LTCG विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 50 lakhs। इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट नेट कंसिडरेशन। इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड मैक्सिमम 10 करोड़। बैठा दिमाग में? लास्ट में अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज, दोनों में सेम ही है ना अभी तो, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया या फिर गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर। बैठा दिमाग में? अब क्या आने वाला है? लॉक इन पीरियड। कितना? 3, 5, 3, 3, 3, सब में 3 years ही है बाद में। इफ asset is transferred within लॉक इन पीरियड। अगर असेट ट्रांसफर हो चुका है विद इन लॉक इन पीरियड तो क्या करना पड़ेगा? तो अब थोड़ा सा याद करो, पहला जो सेक्शन है 54, उसमें आप रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज रिवाइज्ड कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस, चलो बाजू में कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल। 54F में क्या करेंगे? कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस एग्जम्पशन इज टैक्सेबल। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड कॉस्ट एंड लास्ट में भी रिवाइज। बराबर? अब थोड़ा सा याद करो, कल हम लोगों ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पढ़ा था। 54 में तो वो अप्लाई होता ही है, 54EC में नहीं किया है अप्लाई, और बाकी जो बचे सेक्शंस 54F, B एंड D सब में सेम कॉन्सेप्ट है। बट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट आएगा कब? आएगा कब? जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे हो, तब आएगा वो कॉन्सेप्ट। गया भेजे में? लास्ट में यू कैन राइट अदर पॉइंट्स। क्या लिख सकते हो? जैसे 54 में अदर पॉइंट क्या लिख सकते हो? तो होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ ऑन ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी, देन यू इन्वेस्ट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी और टू न्यू हाउस प्रॉपर्टी, यू कैन क्लेम एग्जम्पशन फॉर बोथ। वो नोट लिख सकते हो। ये बेनिफिट यू विल गेट वंस इन अ लाइफ टाइम। फिर उसके बाद इधर आप है ना, वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिक्योरिटी वाला पॉइंट डाल सकते हो। बॉन्ड शुड नॉट बी गिवन एज सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आ रहा है? याद आ रहा है? फिर 54F में क्या कर सकते हो? 3 एडिशनल कंडीशंस लिख सकते हो। 54B में क्या कर सकते हो? तो 54B में आप उसका रेफरेंस दे सकते हो 1037 का। क्या था 1037? याद करो। अगर इंडिविजुअल HUF है और कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, याद है, तो पूरा गेन एग्जेम्प्ट था, उसका रेफरेंस आप दे सकते हो। 54D में कुछ ऐसा है नहीं रेफरेंस देने जैसा। सो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे? अदर पॉइंट्स। बोलो, समझा?
कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, इसमें डाउट हो तो पूछो कुछ भी। हाँ बोलो। क्या क्या डेट ऑफ ट्रांसफर पे क्या मिल गया? हाँ हाँ हाँ, आपके पास प्रॉपर्टी तो है ना। वो लोग ने ये नहीं बोला है कि कौन से मोड से आई है। डेट ऑफ ट्रांसफर पे है ना प्रॉपर्टी, तो काउंट की जाएगी। आ ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो, पॉसिबल है। बराबर। अभी समझो कि आपने एक घर बेचा, एग्जांपल लेते हैं, प्लस आपने कुछ शेयर्स बेचे हैं। घर बेचा और शेयर्स बेचे हैं, और आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना, पहले एग्जम्पशन 54 में लेना। क्यों? क्योंकि 54 में तो जितना इन्वेस्ट किया पूरा एग्जम्पशन है। इधर एग्जम्पशन 54F में प्रपोर्शनेट है, इधर थोड़ा एग्जम्पशन कम मिलता है। तो अभी समझो कि आपने एक 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 एग्जांपल लेता हूं मैं। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा आपने, उस पे आपको गेन आया, एग्जांपल ले रहे हैं अपन सिर्फ 80 lakhs। और गोल्ड बेचा आपने। अब गोल्ड में, गोल्ड जो है उसको छोड़ दे, अभी पहले ये प्रॉपर्टी है। तूने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 80 लाख इधर एग्जम्पशन ले ले। 2 करोड़ में से 80 लाख चला गया, 120 बचा। 120 को फिर इधर लेके आना। डबल नहीं लेना बेनिफिट, जितना उधर ले लिया ना एग्जम्पशन उतना रेड्यूस करना पड़ेगा तो। बराबर। 1 करोड़ 20 lakhs होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड 1 करोड़ 20 होगा। बराबर। और कुछ डाउट? चलो, पहले 54F लिखेंगे और फिर ये चार्ट बनाएंगे। मेन तो ये सब में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही निकालना है, और उसमें भी पेटेंट वाला पॉइंट मेन है। पेटेंट आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर खरीदा था, तो आपको पेटेंट को डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पेटेंट इज एन इंटेंजिबल असेट। और इंटेंजिबल असेट पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है वो 25%। बैठ रहा है आपके दिमाग में? तो 25% रेट है डेप्रीसिएशन का। तो 25 माइनस करो 2 बार, एंड फिर आप लोग पेटेंट की वैल्यू ले लेना। कुछ सम में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी इस सम में कुछ है नहीं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ना, क्लेम ऑफ डेप्रीसिएशन इज मैंडेटरी। करना ही पड़ेगा डेप्रीसिएशन क्लेम। ये तो क्या है, ये सम बनाने के लिए उन्होंने बनाया है, नहीं तो क्लेम ऑफ डेप्रीसिएशन इज मैंडेटरी। हाँ मतलब वो उन लोग फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं ऑफ कैपिटल असेट, वो 1 हो गया। यस। और कुछ डाउट? अब है ना, पता है हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पता है मैंने बप्पीदा जी का एग्जांपल दिया। बराबर। अब है ना, एक पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं, फिर एक सम देता हूं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 2 पॉइंट सिखाता हूं। पहला, समझो मेरे पास 2 कैपिटल असेट है, 2। मैंने उसको कन्वर्ट किया इनटू, और एक ही बेचा है उसमें से, अभी एक ही बेचा। आपको याद हो तो आपको टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में बिकता है। तो आप बताओ मुझे, इस साल में एक ही बिका है, तो उस साल में टैक्स दोनों पे लगेगा कि वो एक पे ही लगेगा? एक पे ही लगेगा।
जैसे जैसे बेचते जाओगे वैसे वैसे टैक्स आएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है वो 54 ईसी में अपन बॉन्ड्स खरीदते, बॉन्ड्स कितने टाइम में खरीदना है? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। अब है ना, जो अपना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है, ये 6 महीने का जो पीरियड है ना, 6 महीने का पीरियड, वो उन्होंने बोला है कि आप ये 6 महीने का पीरियड का काउंटिंग स्टार्ट करना फ्रॉम द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। मतलब क्या, आज आपने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन इस कहने से डेट ऑफ ट्रांसफर एज पर कैपिटल गेन्स, लेकिन आप वहां से 6 महीना काउंट मत करना। 6 महीना कब से काउंट करना? स्टॉक बिका ना, तब से, क्योंकि हमने आपकी टैक्सेबिलिटी को भी पोस्टपोन किया है। हम आपको टैक्स उस ईयर में लगाते हैं जिस ईयर में स्टॉक बिकता है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, वो 6 महीने का जो पीरियड है वो भी आप स्टार्ट वहीं से करना। कहां से? जब से आपने स्टॉक बेचा तब से। बराबर। एक सम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी, ये वाला, ये सेम सम फाइनल सीए में भी आता है। सेम क्वेश्चन है, पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा सोचो क्या होना चाहिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो, यहाँ पे ध्यान दो अभी। पहले तो आपने क्या परचेज किया है? लैंड, 35 lakhs का लैंड। फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑन टू स्टॉक इन ट्रेड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 4-5 में लैंड खरीदी थी, कन्वर्ट हो गई, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2,10,000। तुम्हें इतना समझ में आता है, इतने डिटेल से तुम कैपिटल गेन्स आज कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। कैपिटल गेन्स में तो सिर्फ लैंड पे ही टैक्स आना चाहिए ना। तो ये लैंड कितने की है? 210 एफवीओसी। और ये 35 lakhs को क्या करोगे? इंडेक्स करोगे। तो आपका कैपिटल गेन्स का जो अमाउंट है वो सिर्फ चेक कर लो पहले तो। 1,07,47,788 आया ये। तो इतना आपका कैपिटल गेन्स आना चाहिए पहले तो। अब आपने क्या किया पता है? अब सुनो, यही लैंड अगर आप बेच देते डायरेक्टली, सोचो ना, ये लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 210 थी, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड नाउ, एंड अगर समझो 300 में बेच देते, सुनना बराबर से, तो हम क्या करते? 300 माइनस 210 करते हैं, 90 लाख पे टैक्स भरते हैं अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब ये 210 क्या बन चुका है अभी? कैन आई से इट इज परचेज कॉस्ट अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? बट आपने क्या किया, वही लैंड के ऊपर 15 फ्लैट बनाए, और 15 फ्लैट बनाने का खर्चा हुआ 10-10 लाख, और 15 फ्लैट बेचे, 15 में से 10 फ्लैट बेचे 30 में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 300 लाख का कलेक्शन हुआ। समझा? 300। तो आपने जितना फ्लैट, तो 300 लाख का कलेक्शन हुआ, आपने 15 फ्लैट बनाए, 10 बेचे, तो आपको समझ में आ रहा है आपने 2/3 जितना बेच दिया। तो आपकी जो पूरी लैंड थी ना, लैंड, वो भी पूरी सेल नहीं हुई है अभी तक, यानी से 2/3 ही सेल हुई है। तो इसीलिए तुम देखोगे, तो ये देखो, 1,07,47,788 मल्टीप्लाई बाय 2/3। क्यों 2/3 किया हमने? उतना ही कहना से आपका लैंड बिका है। एंड अब जब आप बिजनेस में जाओगे, तो बिजनेस में कहना से आपका कलेक्शन हो जाएगा 300 lakhs, और 300 lakhs के सामने दो चीजें माइनस करनी पड़ेगी, एक जो घर बनाया उसकी कॉस्ट, और दूसरा लैंड की कॉस्ट। तो इसीलिए देखो यहां पे 300 lakhs के सामने लैंड की कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट समझी ना, 210 इंटू 2/3, एंड
फ्लैट बनाए उसकी कॉस्ट, ये आपकी बिजनेस इनकम हो गई, और ये आपका कैपिटल गेन्स हो गया। और अब आप एग्जम्पशन माइनस करो 54 EC का 50 लाख। आपको इन्वेस्ट कितने टाइम में करना है? 6 मंथ्स। कब से 6 मंथ्स? जब से स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ तब से। 50 लाख का एग्जम्पशन लो, ये बैलेंस आपका कैपिटल गेन्स। समझा कि नहीं? कुछ डाउट हो तो आप पूछो मुझे। नेक्स्ट ईयर आएगा तो यस, ये ईयर में एक पूरे साल में जितने भी असेट बेचेंगे उस पे मिलता है एक बार। लैंड क्या किसके नाम पे लीज पे होगा? लैंड तो वो खरीद लेता है भाई, और फिर बिल्डिंग बनाता है, और बिल्डिंग का जो सेलिंग प्राइस है उसमें लैंड का वैल्यू भी वो इंक्लूड करके प्राइस चार्ज करेगा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो ये 210 लाख का लैंड है, आपने लैंड खरीदा 35, कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तब 210 वैल्यू थी। समझो ये 210 वाली 300 में बेच देते तो 300 माइनस 210 करते। अभी अपन ने क्या किया है, कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा और एडिशन किया और फिर बेचा है, तो 210 भी माइनस होना चाहिए ना 300 में से, जैसे आप 210 कर रहे हो। तो अगर समझो कि ये लैंड ही सिर्फ बेच देते 300 में, तो आप क्या करते हैं, 300 माइनस 210 करते हैं, क्योंकि अपने को बिजनेस इनकम निकालनी है। एक केस ऐसा है, 35 लैक्स, 210 लैक्स और 300 लैक्स। अगर लैंड ही है, छोड़ो ना फ्लैट नहीं बना है, तो इतनी इनकम कैपिटल गेन्स, इतनी इनकम बिजनेस। तो बिजनेस में आप ये 300 माइनस करोगे ना 210। हाँ, मिलेगा ना वापस, सिर्फ 6 महीना वहां से काउंट। डन? कुछ भी और डाउट? डन, चलो लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये तो अभी एक दो पॉइंट ही बाकी है, कैपिटल गेन खत्म, अदर सोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ वो बाकी है, बाकी वो बाकी है। ठीक है, चलो बाय बाय फ्रेंड्स।